अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और यह आप खास प्रसारण बिहार की राजधानी पटना से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीति में अब कुछ नहीं हो सकता या राजनीति में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन एक शख्सियत जिसने बिहार की राजनीति को पुनर्भाषित कर दिया, रेडिफाइंड कर दिया। बिहार जिसमें जातिगत व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, विकास जैसी चीज़ें से मीलों दूर रहा एक राज्य, जो लगातार असमानता, भेदभाव और गरीबी का शिकार रहा है। बिहार के उस राज्य से पहली बार एक उम्मीद जगी है। बिहार के युवाओं में, बिहार के गरीबों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, या वो लोग जो ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए, पलायन कर गए, अब उनको एक उम्मीद दिख रही है इस प्रदेश में साफ सुथरी राजनीति की। कौन है वो शख्सियत जिन्होंने बिहार में इस बार के चुनाव का नैरेटिव बदलने की कोशिश की है? आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए जनसुराज पार्टी के मुखिया, प्रमुख, संयोजक और इस देश में एक नई तरह की सही राजनीति की समझ रखने वाले प्रशांत किशोर, बहुत स्वागत आपका। और प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए समय निकाला। अरे आप शुक्रिया कि आप आए हैं लखनऊ से समय निकालकर। बिहार जिस राज्य को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया था, उस राज्य के में हो रहे किसी प्रयास को कवर करने, उसकी चर्चा करने, उस पर विवेचना करना, उसका आलोचनात्मक असेसमेंट करना, ये अपने आप में हम लोग के लिए बड़ी बात है। आप आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? आप बिहार के उस बेटे से बात कर रहे हैं जिसने ये संकल्प लिया है कि अब जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ बिहार के लिए समर्पित है। और उस संकल्प के साथ साथ ये विश्वास भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे 2 बरस लग जाए, 10 बरस लग जाए, जीवन में जो कुछ भी भगवान ने दिया है, बुद्धि, शक्ति, संसाधन, सब कुछ बिहार को सुधारने के लिए समर्पित है। तो क्या बिहार के लोगों का जीवन बदलने के लिए, देखिए पावर तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर पावर आती है तो क्या प्रशांत किशोर एक स्वाभाविक विकल्प मुख्यमंत्री के हैं? पावर मानने में क्या कठिनाई है? कठिनाई ये है कि पावर आ जाने से बिहार सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, पावर हर इलेक्शन में किसी न किसी को पावर मिलता है। सही व्यक्ति के हाथ, सही तरीके से, सही व्यक्ति, सही ग्रुप को अगर पावर मिलेगा तब सुधार होगा। और इसलिए जो हम लोग का पूरा प्रयास है, 3-3.5 साल से जो मैंने प्रयास किया है, उसका 2/3 हिस्सा तो दलगत राजनीति से अलग पहले समाज और समाज को वो बताने में लगाया है कि वो सही रास्ता क्या हो सकता है, उसमें उनकी भूमिका क्या हो सकती है और उससे उनको क्या कुछ मिल सकता है। साधारण जो नैरेटिव होता है, जैसे आप बताते हैं कि मैं आया हूँ, पीछे वाला खराब था, मैं आऊँगा सब सुधार दूंगा, इससे उलट हमने लोगों को ये बताया कि भाई तुम लोकतंत्र की ताकत को समझो। वोट तुम किसको देते हो इसका महत्व इतना नहीं है जितना महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हो। पिछले 3 सालों में बिहार में मैं एक ही भाषण दिए जा रहा हूँ हर गांव में। पहले 10-20 लोगों के साथ दिया, फिर 100-200 हज़ार लोगों के साथ दिया, अब 10,000-20,000 लोगों को दे रहे हैं, लेकिन भाषण एक ही दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और ये आपके उत्तर प्रदेश के दर्शकों को भी समझना है कि जो मेरी समझ पिछले 15-20 साल की बनी है, मैंने ये अध्ययन किया, पाया कि भाई वोट किस बात के लिए दे रहे हो इसका महत्व है। अगर लोगों ने बिहार में 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो चाहे बिहार जितना भ्रष्ट हो, करप्ट हो, खराब हो, लोगों को 4 किलो अनाज मिलने लगा। 1 किलो चोरी हो रहा है लेकिन 4 किलो अनाज मिलने लगा। जिस बिहार में लोगों ने बिजली के लिए वोट जिस दिन दिया तो चाहे नीतीश कुमार की कुव्यवस्था कितनी भी हो, बिहार के घर घर बिजली अन्य राज्यों की तरह आ गई। जब बिहार में लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए वोट दिया तो और कुछ हो चाहे न हो, अयोध्या में राम मंदिर बनने में हम लोग का भी सहयोग, कंधा मंदिर बन गया। लोगों ने जाति के लिए वोट दिया तो बिहार पहला राज्य है जहां जाति की चर्चा के साथ साथ जाति की जनगणना भी हो रही है। बिहार में जब लोगों ने वोट दिया यहां पर सिलेंडर के नाम पर तो घर घर सिलेंडर बिहार में भी बंट गया। लोगों ने बिहार में वोट दिया गुजरात के विकास की कहानी सुनकर, मोदी के चर्चे सुनकर, तो गुजरात में विकास की गति और बढ़ गई। और बिहार के लोग जहां लोगों ने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो आज से 30 वर्ष पहले भी हम लोग के बच्चे पढ़ाई रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे और आज भी जा रहे हैं।
ये पूरी जो रणनीति है, नैरेटिव है, वो बस इतना ही है कि भाई जिसको भी वोट देना है दे दो, लेकिन वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दे दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो, चुनकर जो आएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये चीज मैं 3 साल से जब मैंने कहा, और जब लोगों ने धीरे धीरे, वोट अभी बाद में मिलेगा, आपने कहा पावर मिलेगा तभी तो सुधार होगा, अभी हम लोग पावर में नहीं आए हैं, लेकिन डर देखिए, लोगों की भीड़ को देखकर सरकार ऐसी डरी हुई है कि 20 बरस से जिन वृद्धों का पेंशन 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो बिहार में अब 1100 हो गया। जिन सेविकाओं को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आंगनवाड़ी वर्कर को, रसोईया को नीतीश कुमार ने पिछले 5 वर्ष में 1 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं दिया। वो लोग जितने बार धरना प्रदर्शन पर बैठे उन पर लाठियां चलवाई गई, उनका सैलरी, मानदेय सब कुछ बढ़ गया। जिन विकास मित्रों को नीतीश कुमार ने दलित महादलित बनाकर बांट दिया था, वोट ले रहे थे, अब उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए, टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दे रहे हैं। जिन युवाओं को 2015 में 7 निश्चय में मेरे द्वारा ही बनाए स्कीम में 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता का बात कहा, आज तक नहीं दिया था, अब दे दिया, अब अभी दिया है। अभी 2022 में जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि 94 लाख गरीब परिवार के महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 1 रुपया नहीं दिया 22 के बाद। आज 75 लाख महिलाओं को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये बाध्य है? बाध्य नहीं है, ये बाध्य इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर है, ये मैं जनता को यही तो बता रहा था कि तुम जिस दिन खड़े हो जाओगे, जनता जो है वो हनुमान है, वो अपनी शक्ति भूल गई है। खड़ी है, खड़ी कैसे आप देख रहे हैं? क्या फीडबैक मिल रहा है? अब आप देखिए, जिन आज बिहार में एक है कि भाई चर्चा खाली प्रशांत किशोर की हो रही है, जनसुराज की हो रही है, ये तो सब कह रहे हैं, बिहार की मैं बात कह रहा हूं। दूसरा, लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी भीड़ आ कहां से रही है, क्योंकि जिस जगह पर भी जनसुराज की सभा हो रही है वहां पर लोग बता रहे हैं कि इतिहास में उतनी भीड़ उस जगह पर कभी नहीं आई है। तो उस भीड़ की ताकत है, जो मैंने सारी चीजें आपको गिनवाई, ये पिछले 1 महीने में हुई है। अगर, और मैं लोगों को यही बता रहा हूं कि ये तो अभी शुरुआत है मेरे भाई, तुम घरों से निकले हो तो सरकार थर-थर कांप रही है, अगर तुम घर से नहीं निकलते तो सरकार ये कहती कि देखो तुमको लालू के अपर गुंडों सामने बचाया है, वोट दे दो, या नीतीश से बचाना है तो उनको और लालू जी कहते कि अरे भैया अगर फिरका परस्त शक्ति, सांप्रदायिक शक्ति से बचना है तो हमको वोट दे दो। इस बार इंटरेस्टिंगली ये टॉपिक पे बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई लोगों की। अब लोगों के वो वोट चाहे जाके लालू जी को दे दें, वोट चाहे जाके एनडीए को दे दें, अब वो मजबूर नहीं है। तो जनसुराज की ताकत ये है कि उन्होंने जनता की राजनीतिक मजबूरी जो थी, जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, उससे आजादी दिला दी। अब यहाँ का जो जनता है सही मामलों में मालिक बन गई है या बनने की प्रक्रिया में है। अब वो जहां वो नेता को कह रही है सही फैसला कि नहीं करोगे जनसुराज चले जाएंगे। अच्छा, तो मुझे 5 वो बड़े काम बताइए कि अगर जनसुराज और आप पार्टी में पावर में आते हैं तो 5 कौन से ऐसे काम आप करेंगे? बिल्कुल, आप इसको, आपने पूछा है तो आप इसको समझ लीजिए कि पूरा जो ब्लूप्रिंट है बिहार को सुधार का, अगले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का, उसको एक बार को किनारे रखिए। 5 काम जो सीधा हो जाएगा, जिसको कि हम लोगों ने बताया और जनता समझ रही है और जिसकी बड़ी चर्चा है। पहला काम तो ये करेंगे कि जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, कुछ घंटों में इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। दूसरा काम ये करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर बिहार के 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिला पुरुष को, यहाँ के वृद्धों को, यहाँ के विकलांगों को, विधवाओं को 1100 रुपया नहीं 2,000 रुपया उनको पेंशन मिलने लगेगा। तीसरा काम ये करेंगे कि एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ काम होगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल हु हैव गॉन आउटसाइड, जो बिहार में मजबूरी से मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं, वो 50 लाख लोगों को वापस लाकर यहीं पर रोजी रोजगार दिलाना है। उसके लिए एक विशेष मंत्रालय, विभाग बनाया जाएगा और उसका काम होगा कि अगले 1 साल में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बिहार के बच्चे को 10-12 हज़ार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। चौथा काम यह किया जाएगा कि जितने भी गाँव में, पंचायतों में सरकारी स्कूल की अभी हालत खराब है, वहाँ पर तात्कालिक बेसिस पर ये लोगों को विकल्प दे दिया जाएगा कि जब तक आपका सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है
आप अपने बच्चे को वहीं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। उसके बाद सारे लोगों को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए हम लोग एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। जितने भी परिवार हैं जो यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, उनको 10%, 12% ब्याज पर नहीं, 4% ब्याज पर उनको कर्ज मिलेगा, ताकि वो अपने लिए रोजी रोजगार कर सकें। और उसके बाद 5वीं 6वीं बात, हम लोग कृषि को सीधे मनरेगा से जोड़ देंगे। जितने भी लोग धान, गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती छोड़कर नगदी फसल की ओर जाएंगे, उनको मजदूर मनरेगा के तहत मुफ्त दिलाया जाएगा, ताकि कृषि आधारित बड़े पैमाने पर रोजी रोजगार उपलब्ध हो सके। और अंतिम बात, जो सब ये होने के बाद हम लोगों के दबाव से हमने जोड़ा है कि 100 दिन के अंदर एक नया कानून बनाया जाएगा, नए कोर्ट सेटअप किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर 100 भ्रष्ट बड़े अधिकारी और नेताओं पर ट्रायल चले। क्या बात, उनकी जांच हो, ट्रायल हो, और न सिर्फ उनको पकड़ा जाए बल्कि उनके द्वारा बिहार की लूटी हुई संपत्ति को वापस किया जाए। इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। उनको पुलिसिया कार्रवाई नहीं कराई जाएगी, तयशुदा समय में करेंगे। बिल्कुल 100 दिन के 3 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाएंगे, और उस कोर्ट का ये मैंडेट होगा कानून में कि साल भर के अंदर इनका ट्रायल पूरा कीजिए। कोई नया डेट नहीं, इधर उधर नहीं। जिस पर भी 100 जो बड़े नेता और अफसर यहाँ भ्रष्ट हैं, उन पर साल भर के अंदर ट्रायल चलाकर दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपने चोरी की है तो जेल जाओगे। मुकदमा कौन उठाएगा? कोई जांच एजेंसी बनाएंगे? नहीं, जांच एजेंसी की दिक्कत नहीं है। ये सारे जो बड़े नेता हैं, ये कोर्ट का खेल खेलते हैं। अच्छा। स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत है। ओके, स्पीड अप कर दीजिए। बस साल भर मैंडेट है कि आप कोर्ट में केस आया, साल भर के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए ट्रायल उसका। अगर या तो आप निर्दोष है तो आप बच जाइएगा, निर्दोष नहीं है तो जेल जाइएगा। क्या नीतीश कुमार की आप जांच कराएंगे? नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे चोर नहीं है, इसलिए ना उनकी जांच होनी है ना होने की जरूरत है। लेकिन किसकी जरूरत है? नीतीश कुमार के गुर्गे जो हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो इस व्यवस्था को लूट रहे हैं। मैं आपको ब्रजेश भाई बता रहा हूं, हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं, बहुत समय यहाँ बिताया भी है। हमारे लिविंग मेमोरी में और बिहार में रहने वाले बहुत लोगों की लिविंग मेमोरी में ये बिहार की अब तक की भ्रष्टतम सरकार चल रही है। लालू जी के राज में हम लोगों ने अपराध बड़ा देखा था, अपराध इससे ज़्यादा था, अपहरण, गुंडागर्दी, लूटपाट, मारकाट। लेकिन सरकारी तंत्र का जो भ्रष्टाचार है वो आज से बड़ा कभी नहीं था। और नीतीश कुमार, मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत ईमानदार है, लेकिन देश ने मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी है, जो व्यक्तिगत तौर पर शायद नीतीश जी से भी ज़्यादा ईमानदार थे। लेकिन यूपीए 2 की सरकार की तो परसेप्शन यही थी कि वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो नीतीश के सारे मंत्रियों की आप और नेताओं की जांच कराएंगे? बिल्कुल, हम लोग के पास लिस्ट सूची जारी है, और मुझे लग रहा है कि 100 से ज्यादा ही है। लेकिन हम लोगों का फोकस जो है, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि पूरे बिहार में इन्वेस्टिगेशन ही होता रहे। मैं बिल्कुल फिक्स बता रहा हूं कि 100 लोग को, 100 सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करना, उनको उन पर मुकदमा चलाना और उन कोर्ट में चलाना, ताकि कोर्ट को क्लॉग ना किया जाए। इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए हैं, उन सब से अलग होने के लिए सबसे, देखिए पुलिस की दिक्कत नहीं है, सीडीआई ने जांच किया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, ईडी ने जांच किया, वहां जांच तक तो पता रहता है। फिर जैसे ही मुकदमा कोर्ट में गया, लोगों ने लटकाया, 20 वर्ष निकाल दिया। खेल वहीं से शुरू होता है। लोग ये समझते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में ये लोग नहीं बचते हैं। भाई कार्रवाई हो गई, सम्राट चौधरी हैं, कार्रवाई इन पर हो गई। हत्या के अभियुक्त में, नरसंहार में 7 लोगों की हत्या में पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया। लेकिन उसके बाद इस आदमी ने कोर्ट के जरिए नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर निकल लिया, और कोर्ट को ऐसा मैनेज कर लिया कि वो ट्रायल ना चल रहा है ना बंद है, बस पड़ा हुआ है, डेट कर दिया है। मतलब लोग, जनता को ये समझने की बात है कि विभाग, सीबीआई, ईडी, सीडी, पुलिस, आपको नए कानूनों की जरूरत नहीं है, आपको नए पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है। जो कानून बने हुए हैं उसको इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। तो इसलिए अगर 100 लोगों को ट्रायल करना है, आप 100 के 20 ट्रायल जज लगाइए, उनका फुल टाइम काम यही है कि 100 का भैया ट्रायल करो, दूध का दूध, पानी का पानी हर तीसरे दिन डेट लगाओ, हर तीसरे दिन डेट लगाओ, कोई डेट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम डेट। और कानून में ही लिख दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि आप 7 दिन से ज्यादा डेट दे ही नहीं सकते, हर 7 दिन पर आपको आना ही आना है। और 101 साल की समय सीमा में आपको यह तय, भाई एनसीएल
एनसीएलटी में ये हो रहा है, हाँ, हो रहा है। अयोध्या के केस में हुआ, तयशुदा समय पर तयशुदा में होता है। अगर Yes. वहां पर हो सकता है, हजारों करोड़ की संपत्ति आप सस्ते में किसी को बेचना चाहते हो या सही दाम पर बेचना चाहते हो, आपने एनसीएलटी का कानून बना दिया, बता दिया इतने दिन में आपको सेटल करना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि 7 दिन के अंदर ये कानून बनेगा और कानून से उन कोर्ट को एम्पावर किया जाएगा, वो फैसिलिटेट किया जाएगा और 20 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को लाकर उनको ये व्यवस्था दी जाएगी कि आप ट्रायल को चलाइए और इनको प्रोसिक्यूट कीजिए। ओके प्रशांत जी, सिर्फ नेता या मंत्री यही करप्ट नहीं है। बिहार के भीतर जो हम लोग बाहर से बैठकर देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत करप्ट है। आप उनके नहीं, मैं तो कह रहा हूं नेता और अफसर, अफसर भी शामिल है, नेता और अफसर 100 गठजोड़ है इनका, नेक्सस। बिल्कुल। अरे ये तो पूरी अफसरशाही है बिहार के। आप किसी गांव में जाइए, लोग मुझे क्या बताते हैं, मैंने पूछा भाई लालू के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है। मैं आपको एक अपनी घटना बताता हूं। जब मैं पैदल चल रहा था रामनगर में, मुझे एक नाई मिला, एक सभा में, छोटी सभा में, हम लोग ग्राम सभा में बैठे हुए थे। लोगों ने कहा भैया इससे पूछिए बिहार की स्थिति, इससे बढ़िया कोई नहीं बताता, बड़ा होशियार व्यक्ति है। मैंने पूछा अच्छा भैया जरा बताइए तो लालू के राज में और आपके आज के राज में क्या फर्क है। उसने जो ब्रजेश भाई बात बताई आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। खड़ा हुआ बोला कि भैया हम तो हजाम हैं, अपने भाषा में बताएंगे, लालू और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू के राज में ये हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश के राज में ये हजामत अधिकारी लोग बना रहे हैं। फर्क इतना है कि लालू के राज में अपराधी जो है वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू के राज में जैसे अपराधी किसी से नहीं डरता था, वैसे नीतीश के राज में अधिकारी भी किसी से नहीं डरता है। मैंने कहा भैया इसने समराइज कर दिया। यही है साहब, वो अपराधियों का जंगल राज था, ये अधिकारियों का जंगल राज है। और ये आज से 2.5 साल पहले पदयात्रा चलते हुए रामनगर बेतिया में इस आदमी ने मुझे बताया था। उसके बाद से मैं 20 जगह ये बता चुका हूं कि भैया बड़े बड़े राजनीतिक पंडित होंगे, आंकड़े के विशेषज्ञ होंगे, इतना बढ़िया समरी कोई नहीं दे, किसी ने नहीं दिया। अच्छा, आप 2.5 साल तक पैदल चले, आपने पैदल यात्रा की और इस देश का राजनीतिक इतिहास है कि जो भी पैदल चले, जिन्होंने भी इस तरह की यात्राएं निकाली, गांधी जी से लेकर प्रशांत किशोर तक, अगर हम एक पॉलिटिकल जर्नी माने, तो आपने क्या सीखा इस पैदल यात्रा से? बहुत सीखा, हर दिन सीखा। आप कितना बदले? बहुत बदल गए। और एक शब्द में अगर मैं कहूँ, एक लाइन में कहूँ तो बिहार में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ कुछ साल पले बढ़े भी हैं, पढ़ाई भी की है, यहाँ नौकरी भी की, राजनीति से भी जुड़े रहे। और लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे प्रशांत किशोर को आंकड़ों की, बिहार की समझ है, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं पैदल चला तो उसके बाद जो मेरी समझ है, मैं कहता हूँ कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, जीवन में इससे बहुत ज़्यादा गरीब है, रियलिटी में इससे बहुत ज़्यादा गरीब है। ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। मैं आपको एक फिर वही घटना बताऊँगा। जब हम लोग पैदल चले 2 साल, तो मैंने वो नियम बनाया था कि मैं जहाँ पर यात्रा खत्म होगी वहीं पे सोऊंगा। ऐसा नहीं कि फिर गाड़ी से उठकर कहीं चले गए। 1 साल तो मैंने गाड़ी पर पैर ही नहीं रखा। ये संकल्प लिया था कि 1 साल गाड़ी पे पैर नहीं रखूंगा, पटना भी नहीं आया। पैदल जहाँ गए वहीं रुक गए। तो जहाँ शाम में हम लोग रुकते थे, वहाँ पर स्वाभाविक है गाँव के कुछ लड़के आकर, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सब लोग आकर खाना हम लोग खा रहे हैं, वो भी खाएंगे। एक मैं घटना मैंने पहले भी जिक्र किया 2-3 जगह। एक दिन मैंने देखा एक बच्चा खाना खा रहा था, तो कोई खाने में कुछ फैंसी नहीं, खिचड़ी हम लोग खिलाते हैं। तो लड़का जो इतने क्वांटिटी में खिचड़ी खा रहा था, तो मुझे देखकर लगा भाई कितने, सब लोग खाकर उठ के अभी खाए जा रहा है। तो मैंने पूछा भाई कितना खाते हो? बोला सर जितना दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो मैंने पूछा बेटा रोज इतना ही खाते हैं आप? वो 12-14 साल का लड़का था। भाई इतना ही रोज खाते हो? बोला कि हाँ रोज तो नहीं खाते हैं, लेकिन जितना दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो बोला भाई तो घर पे कैसे काम चलता है? तो बोला सर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में अभी भात बाकी हो। माय गॉड, इतनी गरीबी है। आप बताइए, मैं इस घटना को 2-3 बार बता चुका हूँ और कई बार लोग जब सुनते हैं, सुनने के बाद एक मिनट को मैं कहता हूँ जरा रुकिए, इमोशनल आदमी क्या कह रहा है। वो 14 साल का एक बच्चा ये कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसले में, मतलब पतीले में अभी चावल बाकी हो, कभी भर पेट उसको खाना कभी मिला ही नहीं है। उस बच्चे को इसका अंदाजा ही नहीं कि वो कितना खा सकता है। ये आंकड़ों में नहीं दिखता है, ये आंकड़ों की समझ नहीं है, इसको कोई समझ भी नहीं, ये कोई विश्लेषक नहीं बता सकता है। तो ये पदयात्रा ने सिखाया। जब मैं किसी बूढ़ी महिला से, मैं आपको बता रहा हूँ 15 में 7 निश्चय मैंने जब बनवाया,
तो 7 निश्चय बनाते समय हमने 40,000 गांव में सर्वे कराया था। उसी के आधार पर बना था कि 1,000 बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नली गली सुधरेगी, जो 7 प्रॉमिस किए गए थे। हर घर में बिजली आएगा, हर घर नल का जल स्कीम जो बनाया गया था। लेकिन मैं आज भी स्वीकार करता हूं कि मुझे ये पता नहीं था कि ये 400 रुपये पेंशन कितना बड़ा समस्या है। क्योंकि आंकड़ों में आपने देखा, हाँ वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, 400 रुपये मिलता है। लेकिन जब मैं पैदल चला और महिलाओं से मिला, उन बूढ़ी औरतों से मिला जिन्होंने कहा मेरा बेटा छोड़ दिया है, ये 400 रुपया हमको जो पेंशन मिलता है ना बचवा, उसमें दवा नहीं आ रहा है, दवाई छूट गया है क्योंकि 400 में हो नहीं रहा है। और उस 400 में भी कमीने लोग 20 रुपये कमीशन काटते, दलाली खाते हैं 20 रुपये। बताइए इतना, वो 400 रुपये। अब जब, और मैंने क्यों ये मुद्दा उठाया 3 साल पहले, मैं अपने आप को ये समझा ही नहीं पाया कभी कि लोग 400 रुपये में अपना जीवन जीते कैसे। वो 400 रुपये में सिर्फ खाना नहीं है, खाना, रहना, दवाई, उसकी पूरी दुनिया 400 रुपये में है। इसलिए मैंने आवाज उठाई कि अरे भाई नहीं, कम से कम 2,000 रुपया सम्मान की जिंदगी तो होना चाहिए। क्योंकि मैंने लोगों से पूछा 2 बरस कितना हो तो आप जीवन बिता लेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि लोगों की अपेक्षा 5,000 10,000 और तरक्की की नहीं है। लोग भाई 1,000 भी हो जाए ना बचवा, कम से कम भरपेट खाने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा नहीं, 2,000 तो होना ही चाहिए। 3,20,000 करोड़ का बजट है बिहार, चाहे जितना भी गरीब हो, इससे 6,000 करोड़ रुपया अगर एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, लोगों को 2,000 रुपया मिलने लगेगा। 1 करोड़ लोगों की जीवन में नया उजाला आ जाएगा। इसलिए मैंने पेंशन की आवाज उठाई और आज मुझे खुशी है, जन स्वराज को कुछ हो ना हो, जीते हारे बाद में देखा जाएगा, आज 1.25 करोड़ लोगों को 1,100 रुपये मिलने लगा। और भगवान ने 10,000 देके गए। भगवान ने चाहा जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो छठ के बाद उनको 2,000 रुपये भी मिलेंगे। ओके, 2-3 मुद्दे हैं। जैसे आप जब ये कहते हैं कि शराबबंदी को आप ख़त्म कर देंगे, ये एक बहुत बोल्ड और जोखिम भरा निर्णय है। क्या ऐसा करके आप बिहार की महिलाओं को नाराज़ तो नहीं करेंगे, और आप ये मानते हैं कि ये आपका सही फैसला है, कहीं गलत काम तो नहीं करने जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश भाई, पहली बात तो आप ये समझिए कि बिहार में शराबबंदी कहीं है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पर एक फर्जी कानून है जिसमें शराब की दुकानें बंद हैं और घर घर होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, मैंने सुना है। वही 100 रुपये की शराब 300 रुपये में बिक रही है। तो पहली बात कि अगर शराबबंदी के कुछ फायदे हैं भी तो होता तब ना जब शराबबंदी लागू होती। शराबबंदी नहीं है। इस फर्जी शराबबंदी के कानून से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इसको देख लीजिए। सरकार का बिहार की गरीब जनता का 15 से 20,000 करोड़ रुपया हर साल का नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास, शराब माफिया के पास। और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? महिलाओं के नाम पर आपने कहा। बिहार में जब से 2016 में ये कानून बना है, 8.5 लाख लोगों को इस कानून के तहत उन पर मुकदमे दायर किए गए। 6.25 लाख से ज़्यादा केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और करीब 1,20,000 से ज़्यादा लोग आज भी जेल में हैं। और 1,20,000 में से ज़्यादातर लोग गरीब, वंचित, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका मजदूर, बेचारे मुसलमान, दलित, अति पिछड़े या जो भी किसी भी वर्ग का हो जो गरीब है, वो एक बार पुलिस ने पकड़ लिया, अब बेचारा वो कोर्ट में केस भी नहीं लड़ पा रहा है। उसकी घर की महिलाएं अब कोर्ट कचहरी थाने में दौड़ रही हैं, उनका दोहन किया जा रहा है। ये सब बात आप किस नाम पर कर रहे हो? महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर, वोट के लिए। तो भैया वोट की भी समझ आप देख लीजिए। कई लोग कहता है कि वोट इससे मिलता है। नीतीश कुमार को सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता कब मिली? 2010 में। उनके 25 MP जीते, 115 उनके विधायक थे। तब बिहार में शराब के सबसे ज्यादा ठेके थे। उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठेके की वजह से वो जीते। जिस समय शराब से सबसे ज्यादा शराब बिहार बिक रही थी, तब नीतीश कुमार को 25 MP और 115 विधायक थे। नीतीश कुमार ने 2016 में ये कानून बनाया, उसके बाद चुनाव लड़े, उनको 42 विधायक है। अगर शराबबंदी से ही महिलाएं वोट दे रही होती या समाज वोट दे रहा होता, तब तो नीतीश का सीट बढ़ना चाहिए, घट कैसे गया? तो उसकी भी समझ लोगों को नहीं है, बस एक हवा चल गई, अरे भैया इससे होता है। अरे भाई, महिलाएं वोट देंगी शराबबंदी लागू होगा तो, लेकिन शराबबंदी लागू होगा तब ना। दूसरी बात, ये भाजपा वाले, शराबबंदी का हमारे यूपी को काफी ना एक बार सुन लीजिए, वही मैं आ रहा हूं। ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले कह रहे भैया शराबबंदी लागू होना चाहिए। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया इतनी बढ़िया स्कीम अगर है तो तुम लोग बिहार की महिलाओं के लिए काहे रखे हो? तुम यूपी के महिलाओं को क्यों वंचित कर रहे हो? उनको भी ये सुविधा दो। आप पूरे देश में मोदी जी लागू कर दें।
ऐसा है कि जो बढ़िया चीज होता है वो गुजरात में हो रहा है। अगर इतना बढ़िया चीज बिहार में हो रहा है तो भाई पूरे देश में आप शराबबंदी लागू कर दो। यहां तो आलम यह है कि बिहार में शराबबंदी और यूपी में सरकार पैसे कमा रही है, ठेकों के रेट बढ़ गए, लोग वहां लूट रहे हैं। हमारे आबकारी का रेवेन्यू बहुत हाई है। बिल्कुल, इसलिए है बहुत हाई है, और नहीं आप सोच भी नहीं सकते इतना हाई है। आबकारी का रेवेन्यू तो हाई है ही। मैं आपको कह रहा हूं कि जो बिहार से लगते हुए एरिया है वहां ठेकों के नीलामी के रेट बढ़ गए। देवरिया, बलिया, बिल्कुल बिल्कुल हर जगह, चाहे वो बक्सर हो, हाँ। कि सिवान हो, कि गोपालगंज हो, सब अब वो नोएडा टाइप हो गया। नोएडा टाइप हो गया है। ओके, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जब आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी जिंदगी का सबसे खराब परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, 25 सीट से नीचे आएंगे वो जी, ये आपका आकलन है या फिर आपका दावा है या फिर बहुत जोखिम भरा बयान दे रहे हैं? आकलन है, दावा नहीं। आप जानते हैं मैं दावा करने वाले लोगों में से नहीं हूं, और दावा अगर कुछ करता भी हूं तो आकलन के आधार पर ही करता हूं। मैं नीतीश जी पर आऊं उससे पहले लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा ये बताइए जनसुराज कितना जीतेगा। सामान्यतः लोगों की सोच होती है, कहता है मैं इतना जीत जाऊंगा, इतना बढ़ूंगा। मैं क्या कहता हूं, नहीं, जनसुराज या अर्श पे या फर्श पे, या तो जनसुराज 10 के नीचे है या 150 के ऊपर है। ये मेरा आकलन है, क्योंकि मैं वो बात नहीं कि मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी प्यारी है, मेरी पहचान मेरा काम है, और मुझे मालूम है कि चुनाव के बाद अगर मेरे आकलन, मेरे दावे गलत होंगे, खूब सवाल होंगे, तो सवाल ही नहीं होंगे, मेरी पूरी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, मेरी वही कमाई है। ओके, अब कम टू द पॉइंट, अब इस पर आते हैं कि आप अपने कैंडिडेट्स का चयन किस आधार पर कर रहे हैं? क्या जाति के आधार पर? नहीं, कैंडिडेट का चयन तो जनसुराज की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। वो मैंने देखा एक पर्चा घूम रहा है। नहीं, पर्चा ही नहीं घूम रहा है, बाजाप्ता लोगों ने 21,000 रुपया देकर आवेदन दिया। अच्छा। आज से 6 महीने पहले तक, और उन आवेदन के आधार पर पहला ऐसा दल है जनसुराज जिसने, आपने आवेदन दे दिया तो आपको ये ऑथराइज कर दिया कि आप संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा, बैनर, पोस्टर जो लगाना है लगा लीजिए, काम शुरू कीजिए। फिर जनसुराज ने 6 महीने काम के आधार पर उनका पैरामीटर बनाया है 100 नंबर पर, और उनकी हर पे उनको काम करना है, जिसमें डोर टू डोर है, जिसमें समाज में जाना है, जिसमें अन्य अपने समाज से इतर लोगों में आपकी पकड़ है, जो भी पैरामीटर तय किए गए हैं उस पर मूल्यांकन हो रहा है। अब अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें जो लोग भी जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनसे जाकर अंतिम सलाह लिया जा रहा है। 9 तारीख को, जैसे ही 8 तारीख को खत्म होगा, 9 तारीख को प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उसमें जाति कोई फैक्टर नहीं होगा? जाति उसमें कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जो चुनाव लड़ेगा वो किसी न किसी जाति का तो होगा ही। तो ब्रजेश मिश्रा जैसे पत्रकार ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर भी तो जाति को दिए हैं, तो अरे भाई हम जाति इरेज तो नहीं कर सकते हैं। जो भी लड़ेगा उसकी कोई ना कोई जाति तो होगी ही, लेकिन जाति पैमाना नहीं है। पैमाना यहां एक है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी दी जाएगी। इस पर भी लोगों ने कहा ये भी तो जात की बात होगी। यही मैं नहीं, तो मैं इस पे क्लैरिफाई कर दूं। आप घूम के तो वही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमने ये कहा कि पैमाना मेरिट है, लेकिन मान लीजिए कि 1000 लोगों ने आवेदन दिया है और 1000 मेरिटोरियस लोग हैं, काबिल लोग हैं, समाज के सही लोग हैं, और सीट बांटना है मुझे 243। तो पहला क्राइटेरिया है मेरिट, सही तो आपको होना ही है, काम तो आपको करना ही है। लेकिन जो 1000 लोग अगर अच्छे मिल गए, उसमें से हमको देना 243 है, तो बंटवारा कैसे होगा? तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उतने काबिल लोग, प्लस कम्युनिटी, मेरिट ही मेरिट है, क्योंकि इसमें से किसी को पकड़िएगा इक्वली मेरिटोरियस है, सही है। उसमें से जब आप फाइनल सिलेक्शन करें, क्योंकि सिर्फ 243 सही लोग ही मिले ये तो जरूरी नहीं है, तो ये क्राइटेरिया बना दिया कि पहले सही लोग ढूंढो, और जो सही लोग ढूंढ के आ जाएं, जितने लोग हो जाएं, उनमें से जिस समाज की जाति की, जिस समाज की जितनी संख्या है, कोशिश करके उनको उतनी भागीदारी दे दो। सभी 243 सीट पे लड़ेंगे? पूरे 243, 242 नहीं, सभी लड़ेंगे बिल्कुल। किसी के साथ गठबंधन करेंगे? ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। क्या इस बात का वायदा करते हैं कि किसी भी भ्रष्ट, किसी भी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को, जिनके ऊपर किसी तरह का दाग हो, उनको टिकट नहीं देंगे? देखिए, भ्रष्ट तो लोग हमी को भ्रष्ट बता रहा है, तो बोलने के लिए तो कोई नहीं, वो तो ये तो मैं आपको कह रहा हूं, भ्रष्ट का मेरी कोशिश ये होगी, मैं जो बोलता हूं उस पर टिका रहता हूं, कि कोई भी बाहुबली, धन का बली, बाहु का बली अपराधी जनसुराज से टिकट नहीं पाएगा, ये तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। करप्ट भी नहीं पाएगा? अब देखिए, मेरे पास कोई ऐसा दूरबीन नहीं है कि मैं देखकर ये बता दूं
कि ये पैसा इसके पास आया है तो कभी इस पे करप्शन चार्ज नहीं रहा है। लेकिन मैंने एक बात कही है कि अगर गलती से भी जनसुराज से कोई ऐसा गलत आदमी खड़ा हो जाए, उसको हरा देना भाई, उसको जिताना नहीं। मैं देश में एकमात्र नेता हूं, एकमात्र दल जनसुराज है जो कैमरे पर कहता है, मैं सभा में कहता हूं कि अगर जनसुराज से भी कोई गलत खड़ा हो जाए उसको जरूर हराओ। हर हालत में अच्छा आदमी जीतना चाहिए, जनसुराज जीते ना जीते बिहार जीतना चाहिए। लोगों ने ये सवाल किया, अगर आपको ये समझ है तो आप गलत आदमी को टिकट क्यों देंगे? मैंने कहा मेरे भाई, इस देश में ब्यूरोक्रेट्स को चुनने के लिए, IAS IPS बनाने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है। लाखों लोग एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है, इंटरव्यू होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, फिर भी जब अफसर बन जाता है तो 2/3 से ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं। तो कोई भी आप व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ गलती हो सकती है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि कोई गलत आदमी नहीं लड़ेगा, लेकिन नियत सही है आपकी। कोशिश यह है कि 99% लोग ठीक लड़े, और गलती से अगर 1-2% हमारे आंख के नीचे से निकल गया, कोई बन गया, भाई उसको हरा देना, उसको जिताना नहीं। जनसुराज हार जाए उसका मुझे अफसोस नहीं है, बिहार में अच्छा आदमी जीतना चाहिए, ये बात हमने कही है। ओके, अब इस मुद्दे पर आते हैं। एक जमाने में आपके प्रिय नेता रहे नीतीश कुमार, उनके मॉडल की 3 बड़ी गलतियां आपने क्या पकड़ी? देखिए, 3 बड़ी गलतियां। 3 बड़ी गलती जो नीतीश जी खुद कहते हैं कि जो कहते थे, जो उनका मॉडल क्या था कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मैं समझौता नहीं करूंगा। करेक्ट। और इस तीनों पर जब नीतीश जी के मैं साथ भी था तो वो कहते थे कि कभी आज तक प्रशांत जी अगर आप हमारी मदद करें ना, मैं बिहार अपने दम पर जीतना चाहता हूं। मैं पता क्यों? ये तीनों में मुझे एक पर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं भाजपा के साथ जाता हूं तो कम्युनलिज्म वाला लग जाता है, ये RJD के साथ जाता हूं तो क्राइम करप्शन लग जाता है। तो लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी सूचिता रखी थी कि तीनों से कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने तीनों से समझौता कर लिया। कम्युनल पार्टी के साथ तो हो ही गए, कम्युनलिज्म, उनके पार्टी में वो लोग हैं जो कि शायद करप्शन में राजद के भी रिकॉर्ड, उन्होंने राजद के नेताओं का रिकॉर्ड फेल कर दिया। और क्राइम का हालत ये है कि जो राजद के सबसे बड़े क्रिमिनल नेता थे वो आज भाजपा में हैं और वही लोग सरकार चला रहे हैं। तो आपका तीनों से समझौता हो गया। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार का है। एक फोटो में नीतीश कुमार की आपको दिखाना चाहता हूं। जी लीजिए जी, देखिए, ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रही है। जी देखिए, आपने देख ली। लोग कह रहे हैं बिहार के सम्मान, आत्मसम्मान के साथ नीतीश कुमार आजकल समझौते कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। ये तो आप फोटो दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की सभा होती है तो जिस भाषा में नीतीश कुमार यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के लोगों को बोलते हैं, आप जरा जाके वो वीडियो को देखिए। कहते अरे उठो उठो उठो, सब उठो, तुम्हारे लिए इतना ही काम किए हैं, तुम लोग खड़ा होकर सब इनका स्वागत करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अरे नीतीश कुमार ने तो बिहार का सम्मान उस दिन झुका दिया जिस दिन पार्लियामेंट में जाकर इन्होंने नरेंद्र मोदी का पैर छू लिया। पैर छूने में कोई गुनाह नहीं है। बड़ा आदमी आपसे उम्र में कोई हो, हम लोग का सभ्यता सिखाता है पैर तो छूना ही चाहिए, लेकिन आप 13 करोड़ लोगों के नेता हैं, आप हाथ मिलाइए, गले लगिए, पैर छूने की क्या जरूरत। ओके, आइए अब यहाँ के लार्जेस्ट जो अपोजिशन की पार्टी है, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, इनसे आप कैसे निपटिएगा? और इनका जो प्रभाव इनका कुछ है ही नहीं, बहुत प्रभाव क्षेत्र, इनका कुछ नहीं है, लेगेसी है उनकी। इनके बस 2 पैर हैं, 2 पैर हैं, मतलब तो सबके पास होते हैं ना, जो वो कहते हैं MY कॉम्बिनेशन है हमारा, मुस्लिम यादव। मेरे भाई देखिए, इस कॉम्बिनेशन को जनता ने देख लिया। पहली बात कि समीकरण अगर आप प्योर अर्थमेटिक समझिए तो मुस्लिम और यादव, अगर आप 2 ऐसा आप मानते हैं, पहले तो ये दोनों आपके बंधुआ मजदूर हैं नहीं, लेकिन अगर एक बार को आप थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के लिए मान लें कि ये दोनों समुदाय के लोग आपको वोट दे दें, तो भी आपका वोट होता है 35 और सामने वाले को वोट होता है 65। तो 35 और 65 से तो आप कभी 65 को हरा नहीं सकते हैं। दूसरा 65 मतलब JDU BJP नहीं, मतलब MY को छोड़कर अच्छा, अगर हर आदमी आपके अगेंस्ट में है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और ये मेरा कोई आकलन नहीं है, पीछे 2005 से आप देखते आ रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं है कि MY RJD को जिता ले, नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। संभव नहीं। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं, अभी तेजस्वी आए हैं तो ये कुछ दूसरों को जोड़ लेंगे। कुछ लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया कि भाई ये तेजस्वी यादव की पार्टी है, लालू यादव का दोष इन पर क्यों लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल भाई ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिवली आकलन कर लें। क्या राजद के चाल चरित्र, चेहरा, व्यवहार, पार्टी के स्ट्रक्चर में कोई फर्क आया? लालू जी राबड़ी जी जब राजद के नेता थे
तो उस समय वो खुद जाके तो क्राइम करने का उन पर आरोप नहीं था। क्राइम जो अपराध था, जो अपहरण था, जो जंगल राज था, उसके लिए दोषी कौन थे? राजद के जो नेता होते थे, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, कमिश्नरी के स्तर पर, गांव के स्तर पर, वो लोग लूटमार, बदमाशी, अपहरण, हत्या वगैरह में संलिप्त थे, ऐसा आरोप लगता है। अब आज जो तेजस्वी यादव जो राजद चला रहे हैं, आप ये देखिए कि क्या वो लोग हट गए हैं? क्या सिवान में, चंपारण में, मगध में, दरभंगा में, सीमांचल में, कोसी में वो लोग जो लालू जी के टाइम आपराधिक और जंगल राज चलाने के लिए दोषी पाए गए, क्या वो राजद के हिस्सा हैं कि नहीं है? राजद 2005 के बाद से उनकी अपनी ताकत एमवाई के दम पर वो 20 से 35 सीट की है और इससे आगे वो बढ़ नहीं सकते हैं जब तक कोई दूसरा कॉम्बिनेशन उससे जुड़े नहीं। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि बहुत से लोग हैं जो इनको भी नहीं वोट किए, उनको भी नहीं वोट किया, तो मैं आपको सीमांचल ले चलता हूँ। वहाँ की 28 सीटें हैं जहाँ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा गहरा प्रभाव है, और 8-10 सीटें तो ऐसी हैं जो सीमांचल में 8-10 पर तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव। 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी आप मान सकते हैं, जहाँ मुस्लिम की आबादी 40% से ज़्यादा है। तो उसमें MIM आकर अपना मुसलमानों की राजनीति करता है, लेकिन MIM के वहाँ आने से वहाँ मुसलमानों का ही नुकसान है, उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, किशनगंज एक सीट है क्योंकि जनरल लोग सीमांचल मतलब किशनगंज समझते हैं। किशनगंज सीट में पिछली बार भाजपा इंडिया का उम्मीदवार शायद 1500-2000 वोट से हारा है चुनाव। क्यों? क्योंकि MIM आकर वोट काट रहा है। तो MIM के आने से मुसलमानों का नुकसान है, और वो किस तरह की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। तो भाजपा यही तो चाहती है कि आप मुसलमानों को इकट्ठा कर दो ताकि हमको अवसर मिले कि हम हिंदुओं को इकट्ठा कर लें। जनसुराज उलट बात कह रहा है। ओके, बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने बात की आपका इंटरव्यू करने से पहले, तो उनका ये कहना है कि आप सबके खिलाफ तो बोलते हैं पर चिराग पासवान पर आप मुखर नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, वो बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, वो बिहार से राजनीति करते हैं। बिहार से जीत कर गए हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। चिराग पासवान जी कभी बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, वो लोग दिल्ली की राजनीति करते हैं। तो बिहार से तो 40 सांसद जीत कर गए हैं, वो बिहार की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, वो बिहार से राजनीति कर रहे हैं। ओके, अब बिहार की राजनीति के सबसे मुख्य आकर्षण इन दिनों चल रहे हैं सम्राट चौधरी जो प्रशांत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए शिकार हैं। अभी आपने कितनी भी जांचें की हो, कुछ भी की हो, लेकिन 2 चीज़ आप आज तक खोज नहीं पाए उनकी, वो है हाफिडेविट और प्लांटी। हाफिडेविट तो पब्लिक में है, इलेक्शन कमीशन के पास है। देखिए क्या है हाफिडेविट? मतलब चिराग सम्राट, मैं 3 साल से यहाँ हूँ और मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कैमरे पर कि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ये आदमी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति का है। पूरे देश की जनता को, आपके दर्शकों को जानना है, और मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि कोई पूरे देश में उप मुख्यमंत्री इतने सीनियर वरीय संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो सिर्फ हत्या नहीं, नरसंहार का अभियुक्त है, आरोपी नहीं, अभियुक्त है। 1995 में जब इनका नाम राकेश कुमार था तो शकुनी चौधरी के लड़के के तौर पर इस व्यक्ति पर यह आरोप लगा कि इन लोगों ने 6 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी, अपने ही समाज के, अपने ही कुशवाहा समाज के राजनीतिक लड़ाई में 6 लोगों की हत्या हुई। और ये आरोप नहीं हुआ, इनको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, ये जेल में रहे, कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट किया। उसके बाद कई महीनों के बाद इन लोगों ने एक सर्टिफिकेट लगाया कि ये नाबालिग हैं। ध्यान रखिए, कोर्ट में इनका ट्रायल चल के इनको बरी नहीं हुआ, इनको सजा होती, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि मैं नाबालिग हूं और मेरा जन्म 1981 में हुआ है, और 15 साल की उम्र का दावा और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर ये जेल से बाहर निकले। उसके बाद उस केस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चला, कोई ट्रायल नहीं चला, और आज तक ये नहीं पता है लोगों को कि ये बेल पर है कि इन पर सजा हुई है, उस ट्रायल का स्टेटस क्या है। तो मेरा पहला सवाल इनसे ये है कि उस केस का स्टेटस क्या है। थाना नंबर तारापुर में 1995 में 44/1995 में 7 लोगों के सामूहिक नरसंहार का जो आप अभियुक्त थे, उसका स्टेटस क्या है। और इस बात को इन्होंने अपने किसी भी इलेक्शन एफिडेविट में मेंशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, उस केस को बंद करने के लिए उसके 2 जो प्रमुख विटनेस थे,
उन दोनों की हत्या अगले साल कर दी गई, और उसमें भी नामजद अभियुक्त इनके पिताजी शकुनी चौधरी हैं। और दोनों विटनेस की हत्या हुई है। और जब ये यही नहीं हुआ, जब उन दोनों विटनेस की हत्या हुई, गांव पर उस समय जातीय हिंसा होती थी, बिहार में लालू जी का राज था, तो इन लोगों ने जातीय हिंसा में, जब वो 2 लोगों की हत्या हो गई, जब मार कर लोग जा रहे थे, तो इनके लोगों पर गांव वालों ने घेर कर अटैक किया, उसमें 4-5 लोग मारे गए। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, पेपर उस समय के भरे पड़े हुए इससे। आज तक मेरा पहला उनसे सवाल है कि आप उस सामूहिक नरसंहार के अभियुक्त थे या नहीं थे? क्या आपने महीनों जेल काटी या नहीं काटी? तीसरा सीधा सवाल, क्या आपने नाबालिग होने के नाम पर जुवेनाइल कोर्ट से राहत लेकर आप कोर्ट से बाहर आए, जेल से बाहर आए कि नहीं आए? चौथी बात कि अगर उस केस का स्टेटस आप क्या है वो आप जनता के सामने बता दीजिए कि क्या कोर्ट ने आपको बरी किया है, कोर्ट में ट्रायल चला नहीं चला? और अंतिम बात, इन सारी बातों को आपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा क्यों नहीं? ये एक इनका क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड। आप बताइए, देश में कोई नेता आप जानते हो? 7 लोगों की सामूहिक नरसंहार, उसके बाद दूसरा इन पर जो बड़ा। आपको पता है कि इसका स्टेटस इस वक्त क्या है? इतना नहीं पता है, नहीं पता। अब निकलवा रहे हैं, अब हम लोग वो कोर्ट से पेपर निकलवा रहे हैं, जल्दी लाएंगे पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिनों में आ रहा है, क्योंकि इतना वहां टेरर हो गया कि जिस परिवार की सदानंद, और ये देखिए कांग्रेस की क्यों आज दुर्दशा है। इन्होंने पता हत्या किसकी की है? सचिदानंद सिंह, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अरे, और काउंटिंग के दिन दोनों जा रहे थे काउंटिंग कराने, काउंटिंग सेंटर पर न पहुंचे, रास्ते में उनकी हत्या की गई। आज तक कांग्रेस ने ना उसकी सुध ली, ना उस परिवार की सुध ली। इसीलिए कांग्रेस की यह दुर्दशा है। उस परिवार के बच्चे अभी हमसे आकर मिले, अब हम लोगों ने उस परिवार को ढूंढ निकाला। सारे लोग भाग गए छोड़कर गांव से, उस इलाके से। अंततः अब मैंने उस परिवार के 2 बच्चों को निकाला है जो मेरे से मिले हैं, और वो चाहते हैं कि देर से ही सही हमारे बाबूजी की हत्या का न्याय होना चाहिए। उस परिवार को ये भी नहीं पता है कि कोर्ट में कभी ये केस चला ही कि नहीं चला, क्योंकि जो विटनेस थे उनको मार दिया, फिर ये सारे परिवार के छोटे बच्चे, और ये जुवेनाइल होकर निकल गए, और कोर्ट में स्टेटस नहीं पता। अब समझिए, ये जुवेनाइल होकर निकले। लेकिन जब आगे इन्होंने लालू जी से समझौता इनके पिताजी ने कर लिया 1998 में, 3 साल के बाद इनके पिताजी, तब ये समता पार्टी में इनके पिताजी थे, 3 साल के बाद इन्होंने लालू जी से किया समझौता, और इनके पिताजी ने इनको मंत्री बनाया। ना उस समय एमएलए थे, ना एमएलसी थे। जब ये मंत्री बने तो उस समय राजनीतिक विरोधियों ने वो डॉक्यूमेंट निकाला कि अरे भाई, आप तो 15 साल का डॉक्यूमेंट लगाकर जेल से निकले थे, तो मंत्री कैसे बनेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इनको बर्खास्त किया गया। उसके बाद जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने अपने एफिडेविट में यह कहा कि मेरा जन्म 1981 में नहीं, 1969 में हुआ है। अब ये 69 के हिसाब से जी रहे हैं, और अपना नाम बदल के राकेश कुमार से पहले नाम इन्होंने बदला राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, और फिर राकेश कुमार गायब हो गए, अब ये हो गए सम्राट। एक बार शायद मौर्य भी लिखा था। हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट दिया था ना, हाँ, उसमें लिखा था। उसमें जब ये जेल चले गए तो सम्राट कुमार मौर्य के नाम पर एक फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर इन्होंने अब ये साबित किया था कि मैं 15 साल का हूं। अब ये बताइए, इस आदमी पर सामूहिक नरसंहार का आरोप है, और पूरी मीडिया, पूरा देश, पूरा तंत्र, पूरा कोर्ट, पूरा इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा है कि भाई उस केस में तुम बरी हो कि बेल पर हो। भाई आज इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद बेल पर रहने वाले सभी लोगों को थाना में हाजिर होना है, तो सम्राट चौधरी को भी हाजिर होना चाहिए। पुलिस यहां बता दे, डीजीपी बता दें कि ये बेल पर हैं कि छूटे हुए हैं, कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हमको। आप कह रहे हैं ना कोर्ट का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं कि पहले मैं चाहता हूं कि ये राज्य की जनता देखे कि आप देश में बात कर रहे हैं मोदी जी सफाई की, शुचिता की, बिहार में अपराध मुक्त राज्य की, और आपका उप मुख्यमंत्री बेल पर है कि बरी हुआ है, ये बता दो। दूसरी बात, इन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा 2010 में कि मेरा जन्म हुआ है 1969 में। हो सकता है अवतार ले रहे हो, आपको ना सुन लीजिए। अब ये देखिए, 1998 में इन्होंने कहा कि मेरा जन्म हुआ 1981 में, मैं 15 साल का हूं, इसलिए मेरे पर हत्या का आरोप है, लेकिन मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं नाबालिग हूं। 2010 में इस आदमी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि मेरा जन्म हुआ है 1969 में, और मैं 7वीं पास हूं, अप टू 7। उसके बाद
20-21 आते आते भाई साहब ने लिखा कि मैंने डॉक्टरेट कर लिया है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पब्लिक, कोई ऐसा नाम लिखा, अमेरिका से। अच्छा, हम कहे भाई अमेरिका गया। अब सुन लीजिए, अब ये सब तो बात की, हम कामराज यूनिवर्सिटी से कोई प्री फाउंडेशन कोर्स कर लिए, नहीं ये कैलिफोर्निया पे आओ। और उसके बाद इन्होंने कहा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सम्राट चौधरी, डॉक्टर सम्राट चौधरी हो गए। तो हमने कहा, और उस पर कई लोगों ने आरोप लगाया पहले, तो मैंने कहा भाई, और इन आरोप का इन्होंने जवाब दिया कि मेरे ये डिग्री मानद है, ये है वो है। मैंने कहा भाई सब ठीक है, महाप्रभु ये बता दो कि 10वीं क्लास कब पास किए, 10th कब पास किए, ये बता दो। भाई ग्रेजुएट होगा आदमी तो 10वीं पास करके गया, वो कब बता दो ना, वो कब किए और कहां से किए। तो हाफिडेविट में बता दिया, नहीं लिखा ना हाफिडेविट में। हाफिडेविट में वही कहते हो, अभी एक पत्रकार ने घेर लिया उनको, तो कहा मैं बोलता नहीं हूं, मैं हाफिडेविट देता हूं। तो भाई हाफिडेविट ही देख लो। हाफिडेविट में ये कोई नई चीज होगी, हाफिडेविट आपको ना पता हो। हाफिडेविट में ये ऐसा इनका करिश्मा है कि न ये सिर्फ अलग अलग समय पर जन्म लेते हैं, ये 7वीं से सीधे डिलीट करते हैं, जिसमें 10th नहीं करना है। ये साधारण मानव नहीं है। साधारण लोग तो 10वीं पास करते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। भाई साहब 7वीं में थे, एक ही बार हाफिडेविट देकर डिलीट कर लिए। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही किसी पत्रकार की कि इस आदमी से पूछे। ये हंसी की बात नहीं है, किसी पत्रकार की ये हिम्मत नहीं है कि ये पूछे कि सर 10th का। मैंने इसलिए कहा कि भाई इधर उधर की बात मत करो, सीधा एक सवाल बताओ। ठीक है, मान लिया तुम अमेरिका से पढ़े हो, 10th कब पास किए ये बता दो। पूछा तो कहा मैं सुनने नहीं सुनाने आया हूं। टोन सुनिए कैसे कह रहा है, मैं सुनने नहीं सुनाने आया हूं। तो भाई भाजपा के समर्थक वोटर, आप भी सुन लीजिए कि जिस सम्राट चौधरी को आप लोगों ने अपने वोट देकर नेता बनाया है, आप वो ये नहीं बता सकता है कि वो 10वीं पास है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि पास 10वां नहीं किया है, 2 फर्जी डिग्री अपने एफिडेविट में लगाया है, और ये आदमी नरसंहार का अभियुक्त है, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, और फ्रॉड भी। जो नाबालिग होने के नाम पर जेल से निकलकर घूम रहा है, इसको जेल में होना चाहिए। और तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन देख ले कि क्यों लेते हो एफिडेविट किसी से। जब वो हाफिडेविट बनाकर कुछ भी लिख दे और उसकी जांच नहीं करते हो, तो फिर क्यों लेते हो हाफिडेविट लोगों से। ओके, आपने भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे, उनके सबसे बड़े लीडर पर इतना बड़ा डेंट मारा है। खैर आम जनता में तो ये बात फैल गई, कोई पत्रकार पूछता है नहीं पूछता है अलग विषय है। बीजेपी आपसे नाराज बहुत होगी। क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेगी। कुछ नहीं कर लेगी, आपको ठीक कर देगी। हमको क्या ठीक करेंगे? देखिए ब्रजेश भाई, हम कोई सरकारी नौकरी करते नहीं है, कोई सरकारी पद पर है नहीं, ठेका हमारा चलता नहीं है, शराब बालू माफिया का हम काम करते नहीं हैं। और इतना तो आप भी जानते हैं कि पूरे देश में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने फ़ोन कर कर किसी अफसर, किसी मंत्री को ये कहा हो कि मेरा ये काम कर दो। अच्छा, आप तो बीजेपी के साथ कुछ एक वक्त आपने गुजारा है, काम किया है, 3 साल। पलटवार जरूर करते हैं, करें, और आप पर एक पलटवार होगा। बिल्कुल कर लें। आप इस बात की आशंका है आपको? हम डरते किसी से नहीं है। नहीं, मैं डराने नहीं आया। नहीं, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, आप डराने नहीं आए हैं। लेकिन बीजेपी वाले भी इस बात को जानते हैं कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ। नीतीश के अफसर आपके संपर्क में हैं? रहते हैं लोग, बहुत लोग संपर्क। लोग कहते हैं कि डरबस बहुत से अधिकारी प्रशांत किशोर को का मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और उनसे अंदर खाने बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए लोग अपनी सेटिंग कर रहे हैं। मटेरियल वो दे रहे हैं जिनको कि इस व्यवस्था से बहुत चिढ़ है, लेकिन वो व्यवस्था में है, शायद इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो सामने आकर बोलें। तो उनको दिख रहा है कि चलिए प्रशांत किशोर कम से कम बोल रहे हैं। जो चोर है वो तो डरा हुआ है, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है कि किसी तरह जनसुराज ना है। मैं तो कैमरे पे कहता हूँ, भाई अगर तुम भ्रष्ट हो तो किसी दल के हो, किसी जाति के हो, मुझे भाई कहो, मित्र कहो, जात वाला कहो, पूजा करते रहो, पूजा करते रहो कि जनसुराज न जीते। अगर कहीं जनसुराज जीत गया तो भाई भी नहीं बचेंगे, भतीजा भी नहीं बचेंगे, जात वाले भी नहीं बचेंगे, दूसरे जात वाले भी नहीं बचेंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भी बिहार को लूटा है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा मिलनी मिलनी। एक और बड़ा पॉलिटिकल कैरेक्टर है जिसको आपने शुरुआती दिनों में बहुत घेरा, और जिन्होंने मुझे लगता है कि पॉलिटिकली आपके सामने सरेंडर कर दिया, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है किया हो कि न किया हो, अशोक चौधरी। ये आजकल भाई चुप हैं। अशोक चौधरी का नाम है मैंने नाम रखा है सर्वदलीय नेता। हमने राजनीति को कवर करते हुए देखते हुए देखा होगा कि नेता दल बदलता है। सम्राट चौधरी ने एक नई विधा निकाली, एक ही समय में अपने परिवार के लोगों को सभी दलों में शामिल करा दिया। खुद जदयू में, बेटी लोजपा में,
दामाद आरएसएस भाजपा में, पिताजी कांग्रेस में, मतलब सभी दलों में अशोक चौधरी रहेंगे। जनता किसी को वोट दे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, थाली में घी कहीं भी गिरे उसी थाली में गिरेगा। 57 साल के उम्र में भाई साहब प्रोफेसर हो गए बिना पढ़ाई किए हुए। ये नई विधा है बिहार में, नई विधा है। अब बताइए, बच्चे नीट देकर, जेआरएफ देकर 5-5 साल पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। भाई साहब इतने बड़े विद्वान हैं, मंत्री रहते हुए प्रोफेसर हो गए, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। कितने का भ्रष्टाचार उन्होंने किया? 500 करोड़ का। मेरे भाई इसका अंदाजा ही नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, ये हजारों करोड़ का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मेरे पास उसका प्रमाण नहीं है, करोड़? लेकिन मैंने, हाँ, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूं नहीं। जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया यहाँ, ग्लोबल टेंडर। तो इन्होंने, वो कैटेगरी होता था ना पहले छोटे छोटे ठेकेदारों को, उन्होंने सबको क्लब कर दिया। और लोग बताते हैं कि करीब 20,000 करोड़ का ठेका पिछले 8 महीने में इन लोगों ने दिया, और हर से 5% पैसा इन लोगों ने लिया है। कहाँ ले गए? ऐसा आरोप है। सुन तो लीजिए, कहाँ ले गए वो तो बता रहे, वही तो जारी कर रहे हैं रोज। और फिर ये उसमें शर्त रखा कि 5% ठेका देने का, और जब जब पैसा रिलीज होगा तो 0.5% उसमें से पैसा वसूल जमा करना होगा आपको। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा इन लोगों ने कमाया है। और इस पैसे का ये लोग कर क्या रहे हैं? तो लोग बता रहे हैं कि बिहार के गरीब, जो बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, वहाँ के अफसर और मंत्री बिहार और दिल्ली, बंगलोर में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका में ये सब प्रॉपर्टी खरीद रहा है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। ये लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहां पर ये लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अशोक चौधरी की फैमिली, यही एक नहीं, ये जितने लोग हैं। और मैंने इसकी शुरुआत में खाली कहा कि भाई पेपर देखो, 1 साल के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इस भाई साहब ने खरीदा है। मैंने डीड जारी किया, मैंने बैंक अकाउंट जारी किया। कहता है कि 1 इंच भी दिखा देंगे तो गुलामी लिखेंगे। फिर मैंने डीड भी जारी कर दिया, तो इन्होंने कहा कि पत्नी ने किया होगा, हमको पता नहीं चला होगा। अब सुनिए, उसके बाद भी मैंने कहा कि अब अभी से भी गलती मानो, नहीं तो 500 करोड़ का और पेपर अभी आ गया है। तो कई लोगों को लगा कि हम डील कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं। इस आदमी पहले इससे स्वीकार कराया गलती, इसने कैमरे पर आकर कहा कि अब हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, अब हम जनता के अदालत में जाएंगे। पर वो खुद तो चुनाव लड़ते नहीं, खुद चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो कौन सी अदालत? अब ये समझ रहे हैं कि अब इन पर मामला रुक गया है। कई लोग को लग रहा है कि प्रशांत किशोर इनको छोड़ेंगे नहीं। मैंने पहले कहा, ये कोई पहले आदमी नहीं है। दिलीप जायसवाल जो यहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं, हाथ जोड़ के कहा ना भाई प्रशांत किशोर पर कुछ नहीं बोलेंगे। मांझी जी कहते हैं भाई हाथ जोड़ के कैमरे बोले प्रशांत किशोर महान व्यक्ति हैं, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे। यही सम्राट चौधरी कैमरे पर बोला प्रशांत किशोर तो हमारे भाई है। मैंने कहा मेरे भाई, तुम मेरे भाई। मंगल पांडे, लोगों ने कहा ये इनके जात के हैं, उनको भी नहीं छोड़, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम जात के हो या भाई हो या भाई कहो, पैर पे गिरो। आपका आप हमको ये तो डर और दहशत की राजनीति आप कर रहे हो। हाँ, ये मेरा, आप डरा रहे हो लोगों नहीं, उनको डरा नहीं रहा हूं, उनके कुकर्म उनको डरा रहे। मैं तो एक कागज दिखाता हूं, लेकिन उन्होंने कुकर्म तो बहुत किए हुए हैं। उनकी रात की नींद जाती है कि अरे भाई अब और आगे क्या खुलने वाला है, क्योंकि अशोक चौधरी ने कोई, अच्छा, इधर उधर से संपर्क तो कराया? अशोक रोज कर रहे हैं लोग। अच्छा, रोज कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, समझाते होंगे आप। अरे छोड़ दीजिए, हो गया, अब हो गया, आप कितना ही कीजिएगा, छोड़ दीजिए, दूसरे को कीजिए, हम ही पर काहे पड़ गए, छोड़ दीजिए, इतने लोग तो चोर, दूसरे लोगों ने भी तो चोरी की है, हमारे पे काहे पड़ गए, हमारा तो आपसे पुराना संबंध था, हमसे तो आप उस दिन मिले थे, हम तो आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोले हैं। मेरे भाई, हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है जो भी है भाई, देखिए ऐसा है, मेरे पास समय भी नहीं है, लोग, मेरा रूम भर गया है पेपर के मारे। ओके, अगर सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पावर में आते हैं, तो पहली कलम से क्या फैसला? बताए, शराबबंदी हटेगी, वृद्धों का पेंशन 2000 हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी, मतलब उनको प्राइवेट में पढ़ने की टेम्पररी व्यवस्था कर दी जाएगी, और पलायन बंद कर दिया जाएगा। पलायन बंद करने के लिए रात दिन प्रशांत किशोर और वो विभाग लगेगा कि पलायन बंद हो जाए। तेजस्वी लालू जी के लड़के हैं, आप उन्हें अपना टॉप कॉम्पिटिटर मानते हैं? कुछ नहीं मानते, मैं लालू जी को मानता हूं, तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं, इसलिए राजद के नेता हैं। गठबंधन तीसरे नंबर पे रहेगा। आप किसी से गठबंधन करेंगे? ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद। चुनाव के बाद एक्सपेंशन, अन्य राज्य चलना है? बिल्कुल जाना है, भगवान ने चाहा, क्या परिणाम यहाँ आता है, लोग कितना लोगों को हम अपनी बात समझा पा रहे हैं,
उसके आधार पर आगे की बात कही जाएगी। लेकिन जब मैंने इसको शुरू किया था 2 मई 2022 को, तो पहले ट्वीट में ही लिखा था कि शुरुआत बिहार से। क्या संदेश आप बिहार के लोगों को देना चाहते हैं? यहीं पे इंटरव्यू समाप्त करेंगे। एक बार जीवन में अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार की चिंता करो। संकल्प लो, इस बार वोट जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दोगे, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, आपका यहाँ आने के लिए। और आपके साथ बात करना हमेशा से एक नया अनुभव होता है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।